ठंड में झोपड़ी में मायका वर्सेस बड़े बंगले में ससुराल। बहुत तेज से ठंडी लग रही बेटा, आज तो बिस्तर से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं माँ, और वैसे भी अब कब तक आप आराम करोगी? मैं लकड़ी लाने जा रही हूँ, लकड़ी लाकर चूल्हे पर पानी रख देती हूँ। पानी गर्म हो जाए तो आप नहा लेना, तब ठंडी से थोड़ी राहत मिलेगी, तब तक धूप भी निकल आएगी। नीलिमा तड़के सुबह उठकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। तेज ठंडी में फटा पुराना स्वेटर ओढ़े कांपती हुई नीलिमा जंगल में लकड़ियां बीनने लगती है और कुछ देर बाद ढेर सारी लकड़ियां लेकर घर आती है और चूल्हे पर माँ के लिए पानी गर्म करती है। माँ अब आप नहा लो। पापा मैंने आपके लिए भी पानी गर्म कर दिया, आप लोग नहा लो, तब तक मैं चूल्हे पर खाना बना देती हूँ। नीलिमा ठंड में चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। जब तक मालती जी और भीमा जी नहाकर आते हैं, खाना तैयार था। नीलिमा एक बर्तन में चूल्हे का कोयला डालकर उनके पास रख देती है। बेटा, ये बर्तन में कोयला डालकर तूने यहाँ क्यों रखा है? माँ, दिन होने के बावजूद देखो ना, आज सूरज अच्छे से निकला नहीं है और अगर ऐसे ही रहा तो आपको और पापा को ठंड लग जाएगी, इसीलिए बर्तन में कोयला डालकर आपके पास रखा। आप लोग खाना खाओ, इससे आपको गर्माहट मिलती रहेगी। कोयले की गर्मी से भीमा और मालती जी को थोड़ी राहत मिलती है और वो खाना खाने लगते हैं। तेज ठंड में भी नीलिमा अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखती है। एक दिन ठंडी बढ़ गई है और इस छप्पर को भी अभी खुलना था। इतनी ठंड में तो हिम्मत भी नहीं है कि छत पर जाकर छप्पर ठीक कर दूं। पापा, आप चिंता मत करो, मैं ठीक कर देती हूँ। इसके बाद नीलिमा पास के खेतों से धान का पैरा और बांस की कोठी से बांस लाकर झोपड़ी के ऊपर का छप्पर ठीक करती है, जिससे घर में आने वाली ठंडी हवाओं से राहत मिलती है। हमारी बेटी कितनी मेहनती है, ये चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? और मैं कहाँ जा रही हूँ माँ? जब तक यहाँ हूँ तब तक आनंद लो, जब मैं जाऊंगी तो देखा जाएगा। हाँ मालती जी, बिटिया सही कह रही है। वहीं अब घर में ठंडी ज्यादा पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से जमीन पर जब सब सोते तो बहुत तेज ठंडी लगती। आजकल जमीन को ज्यादा ही ठंडी रहती है, बिस्तर भी एकदम ठंडा हो जाता है। हाँ जी, सुबह उठो तो पूरा शरीर अकड़ जाता है। माँ, धान का पैरा गर्म होता है ना? हाँ बेटा, लेकिन तू उसका क्या करेगी? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि रघु काका के खेतों में पैरा पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, तो उसे ही लेते आते हैं। हम उसे जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर बिस्तर लगाएंगे तो गर्माहट भी मिलेगी और सिहरन भी नहीं लगेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद नीलिमा और भीमा रघु के खेतों से पैरा रघु से पूछकर उठा लाते हैं और घर में बिछाकर उसके ऊपर बिस्तर लगा देते हैं। माँ पापा, अब आप इस पर आराम से सो सकते हैं। इसके बाद सभी आराम से ठंडी में पैरा पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। नीलिमा गरीब परिवार से थी, लेकिन ठंडी में कम पैसों में जैसे तैसे जुगाड़ करके अपने माता पिता की सेहत का ख्याल रखती और ठंडी से जूझती। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसकी स्वेटर काफी पुरानी और फटी हुई थी। बेटा, तेरा स्वेटर तो बहुत खराब हो गया है। कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन ये स्वेटर और चल जाएगी। चलो अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम में आती हूँ। नीलिमा सादी सलवार कमीज पहने, दुपट्टा लिए और ऊपर से स्वेटर पहनकर कॉलेज जाती है। स्वेटर फटा था, इसलिए उसे बहुत ठंडी लग रही थी। ओह, कितनी ठंडी है। भगवान भी गरीबों की परीक्षा लेता है। कोई बात नहीं, भगवान जी, आपकी ये बेटी आपकी हर परीक्षा पास करके दिखाएगी। नीलिमा पैदल पैदल कॉलेज जाती है, जहां कॉलेज में बाकी लोग नीलिमा की फटी स्वेटर में देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। कितनी फटीचर है ये लड़की। अरे ऐसे फटीचर लोगों को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन किसने दे दिया? स्कॉलरशिप कोटा से आई है, वरना जिसके पास स्वेटर खरीदने के पैसे नहीं है वो इतना बड़ा कॉलेज कैसे अफोर्ड करेगी? ऐसे ही सभी नीलिमा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके फटे स्वेटर और उसकी गरीबी को देखकर हंस रहे होते हैं। तभी उसकी सहेली पारुल वहां आती है। तुम लोगों को दूसरों की लाचारी पर हंसने के सिवा कोई काम नहीं है क्या? चलो भागो यहाँ से। आए बड़े अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। पारुल उनसे 1 साल सीनियर थी और कॉलेज ट्रस्टी की बेटी थी, इसलिए उससे सभी डरते थे। नीलिमा, इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। अमीर है ना, इसीलिए इन्हें गरीबी का एहसास तक नहीं है। अच्छा चलो अब लेक्चर अटेंड करने चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। थैंक यू हमेशा मुझे ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। जिंदगी के स्ट्रगल में मैं तुमसे ही तो सीखती हूँ, तो अब सेंटी बनने की जरूरत नहीं है। चलो। दोनों सहेलियां लेक्चर अटेंड करने चली जाती हैं। वहीं कुणाल, जो पारुल का ही दोस्त था, दूर खड़े होकर सब देख रहा था और नीलिमा की सादगी और मासूमियत देखकर उसे नीलिमा एक ही नजर में भा जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद पारुल किसी काम से रुक जाती है और नीलिमा घर चली जाती है। पारुल, वो लड़की कौन है जो अभी गई? वो नीलिमा बहुत सीधी और भोली है।
गरीब है, लाइफ में उसने बहुत स्ट्रगल किया है। अब तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ, नीलिमा उनमें से बेस्ट पर्सन है। अब तो मुझे भी वो बेस्ट लगने लगी। ब्रो, अभी तूने उससे बात भी नहीं की है। यार पारुल, सच बताऊं तो मुझे नीलिमा एक झलक में पसंद आ गई, और आई थिंक शी इज द ओनली गर्ल जो मेरी लाइफ में रहना डिजर्व करती है। कुणाल को एक ही नजर में नीलिमा भा गई थी। कॉलेज खत्म होते होते कुणाल हमेशा नीलिमा को देखता, और वहीं अब कुणाल के घर पर और नीलिमा के घर दोनों जगह पेरेंट्स को बच्चों की शादी की चिंता सताई जा रही थी। एक दिन जब कुणाल के घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे तो देख बेटा, इतने सारे रिश्ते आए हैं तेरे लिए, तुझे कौन सी लड़की पसंद है, इनमें से बता दे। माँ, मुझे ये लड़कियां नहीं पसंद है। मुझे नीलिमा नाम की एक लड़की पसंद है। वो बहुत ही सीधी, सिंपल और स्वीट है। घर क्या है, खानदान क्या है, बता दो, हम अभी बात कर लेते हैं अगर तुम्हें पसंद है तो। हाँ पापा, वो गरीब घर की लड़की है, लेकिन बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। गरीब घर की लड़की नाम सुनते ही सबसे पहले सबका मुंह बन जाता है। भैया, आप एक गरीब लड़की से शादी करोगे? नेवर। पापा मम्मी जी आपके लिए BMW और मर्सिडीज दहेज में मिलने वाला रिश्ता देख रहे हैं, और आप देवर जी गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाना चाह रहे हो। मुझे तो बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई गरीब मेरी देवरानी बने। कुणाल, तू क्या करने जा रहा है? इससे हमारी रेप्यूटेशन कितनी डाउन हो जाएगी। सब लोग कुणाल को गरीब लड़की पसंद करने की वजह से बातें सुनाने लगते हैं। वहीं संगीता जी अब भी शांत थीं। आप सबकी बात सही है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करके क्या करूंगा जो मुझे पसंद ही नहीं है। उसकी भी लाइफ खराब होगी और मेरी भी। आई नो नीलिमा ही मेरे लिए बेस्ट होगी। अगर कुणाल को नीलिमा ही पसंद है तो कोई फोर्स मत करो। उसे लड़की के साथ रहना है तो डिसीजन भी उसी का मैटर करता है। बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गरीब घर की लड़कियां बहुत चालू होती हैं। उसकी चालाकी इस घर में नहीं चलने दूंगी, ये याद रखना। माँ, नीलिमा वैसी नहीं है, आप यकीन मानो। आप उससे मिलोगी तो आपको भी लगेगा शी इज डिफरेंट। कुणाल की पसंद की खातिर घर के सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन नंद और जिठानी अभी भी अगेंस्ट थी। उन्हें नीलिमा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं अब कुणाल के घर वाले नीलिमा के घर रिश्ते की बात करते हैं। अजी, नीलिमा के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया, मुझे तो सोच कर ही घबराहट हो रही है। अपनी औकात से बाहर शादी करना ठीक भी होगा या नहीं? भाग्यवान औकात नहीं, सब नसीब होता है। और देखो तो, बिना एक पैसे दहेज के वो लोग सिर्फ हमारी बेटी चाहते हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी। हमें हाँ कह देनी चाहिए। इसके बाद लड़की वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं, और 2 दिन बाद कुणाल के माता पिता कुणाल के साथ नीलिमा के घर उसे देखने आते हैं। नीलिमा गरीब थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार पूरी खातिरदारी करते हैं। बेटा, ये मिट्टी के हांडी में तुमने हमारे पास क्या रखा है? वो आंटी जी, इसमें कोयला है। घर में बहुत ठंडी लगती है ना, इसलिए मैंने हांडी में जलता कोयला आपके पास रखा है। इससे आपको गर्मी मिलती रहेगी। अरे वाह, कितनी सही जुगाड़ है। गांव की लाइफ भी बुरी नहीं है। तभी नीलिमा चूल्हे पर सभी के लिए चाय समोसे बनाकर ले आती है। अभी इतनी ठंड में इतने गर्म समोसे कहाँ से आए? पास में ही हलवाई है क्या? ये तो हमारी नीलिमा ने ही बनाया है भाई साहब। हमारी नीलिमा खाना अच्छा बनाती है। इतनी ठंड में भी नीलिमा इतना काम कर रही थी, ये देखकर संगीता और रमेश जी हैरान हो जाते हैं, और अब उन्हें भी समझ आ जाता है कि कुणाल को नीलिमा क्यों पसंद आई। नीलिमा जैसी कुणाल का दिल जीत लेती है, वैसे ही अब संगीता और रमेश को भी वो पसंद आ जाती है। संगीता अपने पर्स से सोने की अंगूठी और 11,000 रुपए नकद निकालकर अपनी होने वाली बहू को शगुन करती है। समधन जी, समधी जी, शादी की तैयारियां करें अब आपकी बेटी हमारी। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। संगीता और रमेश कुणाल और नीलिमा का रिश्ता पक्का करके घर आ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद शादी की डेट निकलती है और जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं शादी की तैयारियां करते हुए भी काव्या, रागिनी और माही तीनों नंद भाभी आपस में बड़बड़ा रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस गरीब लड़की में माँ पापा ने क्या देख लिया। जो भी देखा हो, अब तो रिश्ता होना ही है। इसे कैंसिल करने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। कुणाल धूमधाम से नीलिमा के दरवाजे बारात लेकर जाता है। नीलिमा के पापा ने शादी का सारा इंतजाम पास के खेत में ही करवाया था। बड़ा सा टेंट लगाकर खुला हॉल जैसा बनाया गया था। वहीं जयमाला की रस्म हो रही थी कि तभी कैसे गरीब लोग हैं, इतनी ठंड में एक पैक्ड हॉल तक बुक नहीं कर सके, खेतों में खुला हॉल बनाकर शादी करवा रहे हैं। इतनी ठंड में इन लोगों ने हीटर हॉल बुक करने की हैसियत भी तो होनी चाहिए।
हमारी छोटी गरीब भाभी का ड्रेसिंग और शॉल तो देखो। एक तो दुल्हन के जोड़े इतने सस्ते पहने, ऊपर से शॉल बाबा आदम के जमाने की है, कितनी पुरानी दिख रही है। सास बहू बेटी की सारी बात सुन लेती है और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दूसरों के घर जाकर अपनी बहू बेटी ऐसी बातें कर रही हैं। तुम तीनों बहुत बोलने लगी हो, उनकी हैसियत से ज्यादा ही कर रहे हैं वो लोग। चुप करके बैठो और शांति से शादी होने दो। संगीता जी की बात से तीनों का मुंह बंद हो जाता है और पूरी शादी में मुंह बनाकर ही रहती हैं। पूरे रीति रिवाज से नीलिमा और कुणाल की शादी होती है और नीलिमा बहू बनकर कुणाल के घर आती है। बाहर बहुत ठंड थी जिसकी वजह से नीलिमा कांप रही थी, लेकिन जैसे ही वो ससुराल की चौखट पर पहुंचती है उसे गर्मी का एहसास होता है और ठंड से राहत मिलती है। मेरी नई बहू आ गई। संगीता जी बहू की आरती उतारती हैं, गृह प्रवेश करवाती हैं। ससुराल का बड़ा सा बंगला देखकर नीलिमा हैरान थी। फर्श शीशे जैसा चमक रहा था, बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे, लेकिन हवा का एक झोंका भी नहीं। पूरा बंगला एकदम गर्म। ये देखकर नीलिमा सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बहू, कुछ सोच रही हो? हाँ माँ जी, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं खुद यहाँ आते आते ठंड से कांप गई, लेकिन घर के अंदर इतनी गर्मी कैसे है? बहू की ये बात सुनकर नंद और जेठानी उस पर हंसने लगे। ये कितनी गंवार है, इसे ये भी नहीं पता कि घर में हीटर है, हीटर से घर गर्म है। इनके गरीब मायके में कभी इन्होंने हीटर देखा भी होगा क्या? लो देख लो, उधर हीटर रखा और बंगले के हर कोने में हीटर है जिससे घर गर्म रहता है। ये हीटर क्या होता है? इसीलिए हम गरीब बहू लाने के लिए मना कर रहे थे। कितनी गंवार है ये, इन्हें हीटर नहीं पता। शुद्ध हिंदी में कहूँ तो भाभी, हीटर से घर गर्म रहता है। इनसे तो बोलने का मन भी नहीं करता। तीनों वहाँ से चली जाती हैं। बहू तुम बुरा मत मानना, ये लोग थोड़ी नाराज है, लेकिन ठीक हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, चलकर आराम कर लो। इसके बाद संगीता जी बहू को उसका कमरा दिखाती हैं और नीलिमा अपने कमरे में चली जाती है। मायके में तो ठंड में ठिठुर जाती थी, यहाँ तो हर जगह ये मशीनें लगी हैं। कमरा इतना गर्म है, अब मुझे ठंडी से परेशान होने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद नीलिमा हीटर की गर्मी में रजाई ओढ़कर मजे से सो जाती है और अगली सुबह नीलिमा जल्दी उठकर रसोई में चली जाती है। बहू आज तेरी पहली रसोई है तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना ताकि सब खुश हो जाएं। ठीक है माँ जी। जिसके बाद संगीता जी वहां से चली जाती हैं और नीलिमा ससुराल की मॉडर्न रसोई देखकर हैरान हो जाती हैं। यहाँ मैं खाना कैसे बनाऊँ? ये सब मशीन तो मेरे समझ ही नहीं आ रही है। चूल्हा होता तो जल्दी से खाना बना देती। अभी किसी की मदद लूंगी तो मेरा इंप्रेशन खराब होगा। चूल्हा बनाकर यहीं पर खाना बना देती हूँ। जिसके बाद नीलिमा घर के गार्डन से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाती हैं और रसोई के बीचों बीच चूल्हा रखकर वहीं पर खाना बनाने लगती हैं। चूल्हा के धुएं से रसोई का एक हिस्सा काला हो जाता है और रसोई में लगा सायरन तेजी से बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर सभी घर वाले भागे भागे रसोई में आते हैं, जहां बहू की हरकत देखकर सभी हैरान थे। ब्लडी गंवार, माँ जी देख रही हो इस गंवार की हरकत? हमारी मॉडर्न रसोई की हजामत बिगाड़ दी इसने। अभी शादी के समय तो पूरा घर रेनोवेट हुआ था, पूरी रसोई काली कर दी। सभी नीलिमा पर चिल्लाने लगते हैं और वो बहुत भावुक हो जाती है। अब फालतू में सुबह सुबह कलह बंद करो, मैं कारीगर को बुलाकर रसोई ठीक करवा देता हूँ। रमेश जी कारीगर को फोन करते हैं और वो आकर रसोई की काली हटाकर फिर से रसोई का पेंट करता है और उसे नया जैसा बना देता है। बहू रसोई में इंडक्शन है, खाना बनाने को तो तुम्हें इतनी ठंडी में चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। इस घर में इलेक्ट्रिक चीजें हैं, आग के कारण घर में अनहोनी हो सकती, तो अब से इंडक्शन पर खाना बनेगा। फिर संगीता बहू को इंडक्शन का इस्तेमाल करना सिखाती है। नीलिमा को इंडक्शन यूज करना नहीं आता था, इसलिए जैसे तैसे वो पहली बार अपनी पहली रसोई का खाना इंडक्शन पर बनाती है। बहू ने पहली रसोई में ढेर सारा खाना बनाया था, पनीर, मशरूम, नान, पुलाव, बिरयानी, खीर और बहुत कुछ, लेकिन उसने कभी इंडक्शन चलाया नहीं था, तो खाना कुछ खास नहीं बन, जिस कारण जेठानी और नंद फिर से उन्हें ताना देती हैं। वहीं बाकी घर वाले बड़े ही शांति से बहू की पहली रसोई का खाना खाकर उसे तोहफा देते हैं। इतना बेकार खाना बनाया इस गवार ने, फिर भी सब तोहफा दे रहे हैं, बताओ। ऐसे दिन बीतते हैं और नीलिमा बड़े बंगले के ससुराल में बहुत असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वहां सब कुछ अनोखा और नया था, ऐसा जो कभी नीलिमा ने देखा नहीं था, जिससे उसे चीजों को समझने और अडॉप्ट करने में समय लग रहा था। एक दिन नौकरानी छुट्टी पर थी। घर कितना गंदा हो रखा है, एक काम करती हूँ मैं ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। घर तो इतना गर्म है, हीटर से कि ठंडी लग ही नहीं रही। फिर नीलिमा झाड़ू लेकर पूरे घर में झाड़ू लगाती है। कितनी गंवार है, ये वैक्यूम क्लीनर है फिर भी झाड़ू से घर साफ कर रही है। वो क्या होता है? उससे घर चुटकियों में साफ हो जाता है। ये लो, ये है वैक्यूम क्लीनर, इससे घर साफ करो।
नीलिमा वैक्यूम क्लीनर से साफ घर करने लगती है, लेकिन वो प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाती, जिससे उससे घर में टेबल पर रखे वास और डेकोरेटिव आइटम टूटने लगते हैं। ये लो झाड़ू, आपके लिए नहीं है ये वैक्यूम क्लीनर। इतना कहकर रागिनी बहू से वैक्यूम क्लीनर लेकर घर के साइड में रख देती है। वहीं झाड़ू लगाकर नीलिमा हाथ से पोछा लगाना शुरू कर देती है। ये देखकर उसकी सास, ये क्या बहू, ये क्या कर रही है तू? इतनी ठंड में फर्श साफ कर रही है और वो भी हाथ से। इस घर में हाथ से कोई काम नहीं होता। घर में वाइपर है, पोछा लगाने की मशीन है और हाथ से पोछा क्यों लगा रही है? सर्दी लग जाएगी। इसके बाद संगीता जी बहू को वाइपर लाकर देती हैं और उसे वाइपर यूज करना सिखाती हैं। वाह, ये अच्छा है, मैं अब से इसी से पोछा लगाऊंगी। जिसके बाद नीलिमा सास के एक बार में सिखाने पर सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीलिमा, ये मेरे सफेद कपड़े हैं, अच्छे से धुल देना। जी। जिसके बाद नीलिमा कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाती है और बाल्टी में निरमा भिगोकर वो कपड़ों को भिगो देती है और थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम में बैठकर कपड़ों को ब्रश से रगड़ रगड़ कर धुलने लगती है। कपड़ा पछाड़ने की आवाज सुनकर सास, नंद, जेठानी सभी वॉशरूम के पास आते हैं, जहां बहू कपड़े धो रही होती है। हे भगवान, परेशानी देना हजार, लेकिन किसी को देवरानी ना देना गंवार। ये आ तो गई है बड़े बंगले के ससुराल में, लेकिन हरकतें वही झोपड़ी वाली कर रही है। भाभी, हमारे यहाँ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, आपको हाथ से कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता वो मशीन कैसे इस्तेमाल होती है, उस पे कपड़े धोने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि हाथ से कपड़े धो लेती हूँ। बहू, चल मैं तुझे सिखाती हूँ। नीलिमा जैसे ही उठती है उसकी पूरी साड़ी भीग चुकी थी। ये आई थी गंवार कहीं की। बहू, जा पहले जाकर कपड़े बदल। नीलिमा कपड़े बदल कर आती है। फिर संगीता जी उसे वॉशिंग मशीन कपड़े धोना सिखाती है। ऐसे इसमें कपड़े डालकर डिटर्जेंट ऐड करके कपड़े के अकॉर्डिंग बटन दबाना है, बस। जी ठीक है माँ जी। जिसके बाद नीलिमा वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोने लगती है, लेकिन उसे अब भी वॉशिंग मशीन का यूज अच्छे से नहीं आता था, जिस कारण उसके कपड़े साफ नहीं होते थे। इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही धो लूं, थोड़ी ठंडी लगेगी लेकिन कपड़े तो साफ हो जाते हैं। ये गरीब घर की लड़कियां ऐसी होती हैं। ननद जी, मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहेंगी। आपसे कुछ कहने लायक ही नहीं है भाभी। फिर माही वहां से चली जाती है। एक दिन बाहर धूप निकली थी और ठंडी कम थी, तो सभी घर का हीटर बंद कर देते हैं और शाम में जब ठंडी पड़ने लगती है तो हीटर चालू करना भूल जाते हैं। आज तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, क्यों ना मैं एक मटके में कोयला डालकर रख दूं, गर्माहट तो मिल ही जाएगी। जिसके बाद नीलिमा भंडार घर में जलार कोयला और मटका ले आती है और उसमें कोयला डालकर जलाकर हॉल में रख देती है। वहीं रोहित मोबाइल चलाते हुए घर में आता है। उसका ध्यान नहीं रहता और मटके में उसका हाथ लगता है और मटका जमीन पर गिर जाता है और सारा कोयला बिखर जाता है। रोहित जलते जलते बचता है। ये किसने किया? भैया, हीटर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने जुगाड़ू हीटर बनाकर रखा था। अजी, चोट तो नहीं आई ना? अरे ओ गरीब भिखारन, ये तुम्हारा झोपड़ी का घर नहीं, हमारा करोड़ों का बंगला है। खुद का नहीं तो कम से कम हमारे स्टेटस का ख्याल कर लेती। और ये हीटर को बस प्लग में ही लगाना था, इतना भी नहीं आता। ये देखो ऐसे लगाते हैं। हाँ। नीलिमा उदास हो जाती है और वो हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन हमेशा उससे सब कुछ उल्टा हो जाया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलिमा के लिए बड़े बंगले के तौर तरीके सीखना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कोशिश करती है, हार नहीं मानती है। एक दिन सभी पड़ोसने संगीता जी के घर उनसे मिलने आती हैं। और संगीता जी कैसी हो? जब से बहू आई तब से दिखाई नहीं देती हो। बस ठीक ही हूँ, ठंडी में बाहर जाने का मन नहीं करता। बाहर कितनी ठंडी है। सो तो है, हाथ पैर कट जाते, लेकिन बहन जी आपकी बहू तो आए दिन छत पर कपड़े धुलती है। ठंडी में इतने बड़े बंगले की बहू होने के बाद हाथ से कपड़े धुलना शोभा देता है क्या? और गरीब है ना, मॉडर्न ससुराल की मॉडर्न चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती होंगी। सही कह रही हो बहन जी, ये गरीब लड़कियां ऐसी होती। हमारी संगीता आंटी तो फंस गई, बेटे ने लव मैरिज की है इसीलिए, वरना इन्हें अच्छी बहू मिलती। सभी तरह तरह की बातें करने लगती हैं। ऐसा नहीं है, नीलिमा भी चीजें सीखने की कोशिश कर रही है। तभी नीलिमा हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है। वाह समोसे, मजा आ गया ठंडी में गर्मा गर्म समोसे खाकर। सुशीला जी जैसे ही समोसा उठाती हैं, वो गरम तो था लेकिन काफी नरम था। यह कैसा समोसा है? बाजार से समोसे लाने में ठंडे हो गए थे तो मैंने सोचा ओवन में गरम कर लूं, और गरम करने पर ये नरम हो गए। यहाँ लाओ, ओवन में ग्रिल करना था, तभी क्रिस्पी होता है। इस लड़की को तो कुछ नहीं आता है। सभी पड़ोसने नीलिमा पर हंसने लगती हैं। नीलिमा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। मैं यहाँ के मुताबिक चलूं फिर भी दिक्कत है, और ना चलूं फिर भी समझ ही नहीं आता कि क्या करूं।
नीलिमा गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं नीलिमा को मॉडर्न चीजें यूज करनी नहीं आती थी, जिस कारण वो गांव के तौर तरीकों से ही रहती है। और जब से वो ससुराल आई थी तब से उसे ठंडे पानी में नहाना पड़ रहा था, जिससे उसकी तबीयत अब खराब हो रही थी। इतनी ठंडी में हालत खराब हो गई, मैं पानी इंडक्शन पर गर्म कर लेती हूँ। जिसके बाद नीलिमा इंडक्शन पर पानी गर्म करती है और वो पकड़ कर पानी ले जा रही होती है कि तभी उसके हाथ से पतीला फिसल जाता है और नीलिमा जलते जलते बचती है। बाहू, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, ठीक हूँ। मैं तो बस पानी लेकर जा रही थी नहाने के लिए। वॉशरूम में इतना बड़ा गीजर लगा है, क्या दिखाई नहीं देता आपको? गरीबों वाली हरकत अंदर से निकले तब तो ससुराल की फैसिलिटीज नजर आएंगी। अपनी भाभी से माफी मांगो, ऐसे बात करते हैं क्या? मैं इनसे माफी क्यों मांगू? गवारों वाली हरकत तो करती हैं। फिर माही मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तुम माही की बात का बुरा मत मानो, मेरी बहन थोड़ी चिड़चिड़ी है लेकिन दिल की साफ है। और सुनो, वॉशरूम में गीजर है, अब से तुम उसे ही ऑन करके गर्म पानी से नहाओगी। आज के बाद ऐसे गैस पर पानी गर्म मत करना, और अभी जल जाती तो क्या होता? जिसके बाद कुणाल नीलिमा को गीजर का इस्तेमाल करना सिखाता है। अब नीलिमा रोजाना गीजर ऑन करके गर्म पानी से नहाती, हीटर की गर्मी में सोती और इंडक्शन पर खाना बनाती। पोछा भी वाइपर से लगाती, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती। बहुत सारे काम कर रही थी ताकि ससुराल में सब उससे खुश रहें। लेकिन फिर भी ससुराल में जेठानी और नंद थी कि वो खुश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमेशा मुंह बना रहता। एक दिन नीलिमा गर्म पानी से नहा कर आती है, लेकिन ठंडी का मौसम होने के कारण उसे ठंड लग जाती है और वो घर के बाहर आग जलाकर आग सेकने लगती है। बापू, ये क्या कर रही है तू? इस समय तो यहाँ आग जलाकर बैठी है, कोई देखेगा तो हमारा कितना मजाक बन जाएगा। रमेश जी बहू को घर ले आते हैं और पानी बीबी को सारी बात बताते हैं। अब तो मैं भी इस लड़की को सिखा सिखा कर थक गई हूँ, लेकिन इस पे किसी चीज का कोई असर होता ही नहीं है। बहू, यहाँ हीटर रखा है, अगर ठंडी लग रही थी तो हीटर के सामने बैठकर हाथ पैर सेक लेती। वहाँ आग जलाकर बैठने की क्या जरूरत थी? पड़ोसने ऐसे कम मजा लेती हैं क्या? घर के लोग और बाहर के लोग सबको बस ताने देने का टॉपिक देती रहती है तू। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि इसमें हाथ पैर भी सेक सकते, वरना मैं बाहर आग जलाती ही नहीं। नीलिमा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अब वो घर की कोई भी चीज नहीं छूती और कोई काम करती भी तो कोशिश करती कि ससुराल वालों को कोई आपत्ति ना हो। ऐसे दिन बीत रहे थे। नंद और जेठानी हमेशा ही नीलिमा से उखड़ी रहती। एक दिन सोसाइटी का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, जिससे पूरे मोहल्ले में सारा दिन लाइट नहीं होती है। दिन भर घर वाले जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं। अब भूख लगी है, हमें तो बाहर का खाना हजम भी नहीं होता है। बिना लाइट के इंडक्शन जलेगा नहीं, और बिना इंडक्शन जले खाना कैसे बनेगा जी? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत तेजी से ठंडी लग रही है यहाँ तो। एक दिन हीटर ना रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत तेज ठंडी है। बड़ी भाभी, कुछ करो ना, मेरे तो हाथ पैर ही जम गए और भूख से जान जा रही है। सुबह से लाइट ना होने के कारण पूरा घर बिखरा है, बर्तन भी धुले नहीं है। अरे आज तो घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, बिना लाइट के घर की जो हालत हो गई है। मेरे हाथ से काम करना आपको पसंद नहीं है, वरना आज भी घर साफ होता, ये हालत नहीं होती। नीलिमा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। मुझे गवार कहना सब बंद करें तब तो। जिसके बाद नीलिमा चुपचाप घर के आंगन में जाती है और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है और वहीं पर आग जलाकर ढेर सारी कुर्सियां रखती है। जब तक खाना बन रहा है आप लोग आग सेक लो, ठंडी नहीं लगेगी। बहू चूल्हे पर खाना बनाती है, तब तक सभी आग के आगे बैठकर गर्मी लेते हैं ताकि उनकी ठंड भाग जाए। जिसके बाद बहू के हाथ का चूल्हे का खाना खाते हैं। आहा, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। 2 रोटी और मिलेंगी देवरानी जी? हाँ दीदी, जरूर। सभी आज ठंडी में चूल्हे पर बना खाना चाव से खाते। सोते समय नीलिमा छोटी छोटी हांडी में कोयला डालकर सभी के कमरे में रख देती है ताकि सभी लोग गर्माहट से आराम में सो सके। पूरी रात बिना लाइट के बीत जाती है, लेकिन बहू के जुगाड़ से किसी को ठंडी नहीं लगती। अगले दिन भी लाइट नहीं आती और नीलिमा सारा काम देसी तरीके से ही करती है। चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से पोछा लगाना, जुगाड़ू हीटर चूल्हे पर पानी गर्म करना, और नीलिमा के कारण ही सब कुछ पॉसिबल होता है। बिना लाइट के घर का एक काम नहीं होता। आज अगर नीलिमा ना होती तो हम तो नहा भी नहीं पाते, भूखे ही रहते। थैंक यू नीलिमा। अब जेठानी और नंद को भी समझ आ गया था, गरीबी भी बहुत कुछ सिखाती है। नीलिमा भले ही गांव की थी, लेकिन उसे वो आता था जो काव्या, माही और रागिनी को नहीं आता था। अब घर में सभी बहू की कदर करने लगते हैं और गरीब की झोपड़ी की तरह अब बहू के महलों की ठंड भी उसे सुहानी लगने लगती है, क्योंकि अब नीलिमा के पास ससुराल का प्यार था और वो अपने बड़े बंगले वाले ससुराल में बहुत ही खुश थी। जेठानी नंद की बंगले वाले ससुराल में उसे तो तरीका भी सिखाती है।